Good morning, students. Welcome back to Study Hub. Let's get started with the most important questions. Okay, so start करते हैं हम. लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया. इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट साइट है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कौन सी है? तो उसका आंसर जो है वो है राखी घरी. ठीक है, अगर हम ऐसे पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो वो मोहनजोदारो है. ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर जो है वो राखी घरी है. राखी घरी जो है वो हमारी हरियाणा में है. ठीक है, हरियाणा में है, घाघर रिवर के किनारे पर है. ओके ओके, बाकियों के बारे में बात करते हैं. लोथल जो है ये हमारी गुजरात में है और ये भोगवा रिवर के किनारे पर है. ठीक है, भोगवा रिवर के किनारे पर. और लोथल में जो है, याद रखना, लोथल जो है ये आर्टिफिशियल डॉकयार्ड हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के लिए. ठीक है, और मोहनजोदारो के बारे में हमने पढ़ा था कि मोहनजोदारो जो है वो हमारी इंडस रिवर के किनारे पर है. ठीक है, और ये पाकिस्तान में है इस वक्त. और हड़प्पा जो है ये हमारी रावी रिवर के किनारे पर है. ठीक है, और रावी जो है ये हमारी ओल्डेस्ट साइट है. ठीक है, और मोहनजोदारो जो है ये हमारी सबसे बड़ी साइट है. लेकिन इंडिया के अंदर सबसे बड़ी जो है वो राखी घरी है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ईयर. आपको बताना है कि फर्स्ट बैटल जो है पानीपत की हुई थी वो किस साल में हुई थी. ठीक है, तो फर्स्ट बैटल जो है वो हमारी 1526 में हुई थी. किस किस के बीच में हुई थी? बाबर के बीच में हुई थी. बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी. ठीक है, इब्राहिम लोदी. तो इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था. ठीक है, ये लोदी डेंसिटी से था. तो इसको जो है बाबर ने हरा दिया था 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में. ठीक है, और बाबर ने जो है यहाँ पर फिर मुगल साम्राज्य की जो है यहाँ पर शुरुआत करी. ठीक है, ओके. पानीपत की लड़ाई जो है वो होती है 1526 में. उसके बाद जो है यहाँ पर होती है यहाँ पर खनवा की लड़ाई. ठीक है, बैटल ऑफ खनवा. बैटल ऑफ खनवा जो है ये भी हमारी बाबर के बीच में और साथ में राणा संगा के बीच में होती है. ठीक है, उसके बाद होती है हमारी यहाँ पर चंदेरी की लड़ाई, बैटल ऑफ चंदेरी. ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी जो है ये हमारी बाबर और मैदनी राय के बीच में होती है. ठीक है, उसके बाद लास्ट में 1529 के अंदर जो है यहाँ पर एक बैटल होती है. ठीक है, जो हमारी बाबर के बीच में और किसके बीच में होती है? महमूद लोदी जो है वो अंकल होते हैं किसके? इब्राहिम लोदी के. इब्राहिम लोदी के अंकल होते हैं, उनके साथ लड़ाई होती है. लास्ट में अफगान से होते हैं वो भी. ठीक है, उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है. इसमें भी जो है बाबर जीत जाता है हमारा. ठीक है, ओके. और जब ये लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो 1530 में जो है वो बाबर की डेथ हो जाती है. ठीक है, और बाबर के बारे में एक बात याद रखना, बाबर को जो है 2 बार दफनाया गया है. मतलब पहले जो है उसको यहाँ पर दफनाया गया, इंडिया पे दफनाया गया, और बाद में जो है उसको बॉडी को लेके जाया गया काबुल, क्योंकि उसका सपना था, मतलब कि उसने ये सोचा था कि उसको कहाँ पर दफनाया जाएगा? काबुल में दफनाया जाएगा. ठीक है, ओके, समझ आई? आगे देखो. हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर जो हैं वो कौन है? ऑप्शन है आपके पास WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूल और एओ ह्यूम. ठीक, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी फॉर्मेशन जो है हमारी एलन ऑक्टोवन ह्यूम ने की हुई है. ठीक है, 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में जो है इसकी फॉर्मेशन होती है. ठीक है, बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एओ ह्यूम इसको बनाते हैं. ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट होते हैं. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके पहले हेड के बारे में, तो जब इसकी पहला सेशन होता है हमारा, तो उसको हेड करते हैं उमेश चंद्र बनर्जी. ठीक है, उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो पहले मुस्लिम हैं जिन्होंने हेड किया है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस को. उसके बाद आते हैं जॉर्ज यूल, ये जो थे पहले ब्रिटिशर थे. ठीक है, ब्रिटिशर थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को हेड किया. ठीक है, नेक्स्ट देखो. वेर इज़ द रिवर ऑफ दी सतलुज, रावी, चनाब, ब्यास, झेलम जॉइन इन रिवर इंदस. तो आपको बताना है कि ये पांचों रिवर जो हैं वो मिलती हैं एक जगह पर जाकर के. वो कौन सी जगह है? वो है हमारा मैथानकोट. ठीक है, ये भी हमारा पाकिस्तान में है. इस जगह को पंचनाड भी बोला जाता है. ठीक है, पंचनाड. यहाँ पर सारी की सारी रिवर जो है वो मिलती हैं आकर के. ठीक है, 5 दरिया, मतलब एक सॉन्ग भी है ना इसको लेके, 5 दरिया पता नहीं क्या कुछ ऐसे करके. तो ये रिवर जो है यहाँ पर मिलती है. सराई सिंधु जो है यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारी चनाब से मिलती है जाकर के झेलम. ठीक है, झेलम और चनाब जो है वो मिलती है सराय सिंधु, ये भी पाकिस्तान में ही है. ठीक है, वहाँ पर जाकर के मिलती है. उसके बाद हरिके जो है ये है पंजाब में. ठीक है, पंजाब में जो है यहाँ पर क्या होता है कि जो सतलुज रिवर यहाँ से आ रही है, तो ब्यास रिवर जो है यहाँ से आकर के इसे मिलती है. ठीक है, ब्यास रिवर मिलती है. ब्यास और सतलुज जो है वो मिलती है हरिके में जाकर के. और झांग की अगर हम बात करें तो झांग जो है ये भी हमारा पाकिस्तान में ही है. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, झांग में जाकर के हमारी रावी रिवर जो है वो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कहाँ पहुँचे थे हम? यहाँ पर. ठीक है, ये हो गया था हमारा झांग में जाकर के मैंने बताया रावी रिवर मिलती है. द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय. आपको बताना है कि टर्म इकोसिस्टम जो है वो सबसे पहले यूज़ किसने की थी? तो टर्म जो है इकोसिस्टम वो दी है हमारी A.G. टेंसले ने. ठीक है, ओके. फादर ऑफ द इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो ओडम जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी. ठीक है, रामदेव मिश्रा को जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया. ठीक है, इंडिया में इकोलॉजी के फादर जो है वो है रामदेव मिश्रा. और अर्न्स्ट हैकल जो है इन्होंने जो है टर्म दी है इकोलॉजी टर्म जो है वो दी है किन्होंने? अर्न्स्ट हैकल ने. ठीक है, ये बात याद रखना.
द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स हैव लो रेनफॉल बिकॉज ऑफ, आपको बताना है कि जो वेस्टर्न घाट्स है, मतलब कि देखो ये हमारा इंडिया है ना, यहाँ पर है हमारा गुजरात, थोड़ा सही नहीं बन रहा, चलो ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, आपको पता है। अब आपको बताना है, इन्होंने कहा कि जो ईस्टर्न स्लोप है, ईस्टर्न स्लोप ये वाला ना, ईस्टर्न स्लोप जो है वेस्टर्न घाट का, वहाँ पर रेनफॉल जो है वो कम क्यों होती है, आपको बताना है, ठीक है। तो रेनफॉल वहाँ पर लो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर वो जो है लीवर्ड लोकेशन में आ जाता है, मतलब कि आपको पता होगा कि जब हमारे यहाँ पर मानसून आता है, ठीक है, तो वो इस साइड के लिए आता है, मतलब इस साइड के लिए आएगा। यहाँ पर देखो ये हमारे वेस्टर्न घाट्स है, तो यहाँ पर जो है सारी रेनफॉल जो है यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये जो ईस्टर्न वाला साइड है, यहाँ पर जो है ये लीवर साइड में है, इसलिए यहाँ पर इतनी बारिश नहीं होती है, तो इसलिए जो है यहाँ पर रेनफॉल कम होता है, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है, लीवर लोकेशन की वजह से होता है, ठीक है। और विंडवार्ड वाली साइड कौन सी होती है, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं विंडवार्ड साइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो है किनको अपॉइंट किया गया था। ऑप्शन है आपके पास एम एन रॉय, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो थे बी एन राव, ठीक है। बी एन राव जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। एम एन रॉय की बात की जाए तो इन्होंने आइडिया जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया 1934 के अंदर जो है वो किन्होंने दिया था, बी एन राव ने दिया था, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946 को जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग होती है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनको जो है यहाँ पर टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर को जब फिर से मीटिंग होती है, तो उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको परमानेंट प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बना दिया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, इसका आंसर है बी एन राव, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, विच आर्टिकल इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इन्होंने एक ऐसा आर्टिकल है जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। वो आर्टिकल कौन सा है, वो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 के अंदर क्या है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आपके पास ये राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जाकर के आप रिट्स जारी कर सकते हो। 5 तरह की रिट्स है हमारी जो आप जारी कर सकते हो अगेंस्ट किसी भी पर्सन, ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट होते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 226 के पास आपके पास राइट है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन जो है वो होता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 जो है ये है हमारा पर्सनल लिबर्टी को लेकर के है। आर्टिकल नंबर 368 है अमेंडमेंट को लेकर के, ठीक है। ओके, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन, आपको बताना है कि मनी बिल जो है वो हमारा इंट्रोड्यूस कहाँ पर होता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, बोथ ऑफ देवर या नन ऑफ देवर। तो मनी बिल जो है वो हमेशा इंट्रोड्यूस होगा कहाँ पर, लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होता है हमारा मनी बिल। मनी बिल जो है आर्टिकल नंबर 110 के अंदर आता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मनी बिल जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन कौन डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है, वो काम होता है किसका, स्पीकर का, ठीक है। स्पीकर डिसाइड करता है। उसके बाद जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं अगर 14 दिन के अंदर जो है मनी बिल को रिटर्न नहीं करते हैं तो उसको हम क्या मानेंगे कि मनी बिल जो है वो हमारा पास हो गया, ठीक है। 14 दिन के दिन होता है ये। और राज्यसभा अगर कोई भी उस पर चेंजेस करते हैं तो ये जो है ये बाइंडिंग नहीं होता कि हम उन चीज़ों को माने, लोकसभा के लिए ये बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है। तो ये इसमें जो है मनी बिल के केस में अंदर जो है लोकसभा के पास जो है ज़्यादा पावर्स होती है एज कम्पेयर टू द राज्यसभा, ठीक है। ओके, वन नेशन एंड वन राशन कार्ड स्कीम जो है इंप्लीमेंटेड, आपको बताना है कि वन नेशन और वन राशन कार्ड स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट कब हुई थी। तो 1 जून 2020 को जो है हमारी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस होती है। अब वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंदर था क्या कि देखो कुछ माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, वो जैसे हमने लॉकडाउन में भी देखा था कि हुआ था कि सारे लोग जो है वो अपने घर वापस आ गए थे। तो कुछ लोग जो होते हैं किसी और स्टेट से होते हैं, वो किसी और स्टेट में, जैसे बिहार के लोग जो है महाराष्ट्र चल जाएंगे या मध्य प्रदेश चल जाएंगे काम करने के लिए, ठीक है। तो उन लोगों को जो है वहाँ पर जो है राशन नहीं मिल पाता, ठीक है। तो अब इन्होंने ये स्कीम चलाई थी 2020 में, जिसके अंदर ये था कि हर एक जो है बंदा जो है वो किसी भी स्टेट में जाकर के एक ही राशन कार्ड जो है वो चलेगा पूरे देश में और आप जो है राशन ले सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, आपको बताना है इनमें से जो है डायरेक्ट टैक्स क्या है। अब डायरेक्ट टैक्स 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हमारा जिस बंदे के ऊपर टैक्स लगता है वही बंदा पे करता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स होता है वो हमारा क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। और यहाँ पर जो आंसर है वो है गिफ्ट टैक्स, जो है ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है। और इनकम टैक्स जो है वो क्या होता है कि ये आगे शिफ्ट होता जाता है बंदे के पास, मतलब कि जैसे हमारा हम लोग भी टैक्स देते हैं, जैसे कि हम GST जो है लगता है हर एक चीज़ के ऊपर, है ना। तो वो कहाँ पर लग रहा है, प्रोडक्शन अलग जगह पर हुई वहाँ पर टैक्स अलग लगा, फिर जब हमने ट्रांसपोर्टेशन करा वहाँ पर अलग टैक्स लगा। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली जो है हम लोग टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जो है वो बंदे नहीं हैं, मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगा वो अलग बंदा है और जो टैक्स भर रहा है वो बंदा अलग है। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, सेल टैक्स हो गया, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये हमारे सॉरी मैंने उल्टा बता दिया,
डायरेक्ट टैक्स जो है वो जैसे गिफ्ट टैक्स, हाँ ठीक है, सही बताया हमारा डायरेक्ट टैक्स जो है यहाँ पर गिफ्ट टैक्स है, सही बता रही हूँ मैं। और ये सारे जो है ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है जो उस बंदे पे लगते हैं जिस बंदे ने टैक्स भरने वाला बंदा जो है वो अलग है, ठीक है, टैक्स जिसके ऊपर लगा वो बंदा अलग है, ठीक है, जैसे हमारा जीएसटी टैक्स होता है, ठीक है, हम लोग भी टैक्स भरते हैं, ठीक है। ओके, एक्साइज ड्यूटी की बात करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो हमारी लगती है उन चीज़ों पे जो हमारी प्रोडक्शन पे ड्यूटी टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। ये विद इन द कंट्री लगती है, ठीक है, अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसको बोलेंगे एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी होती है, ये हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जो ड्यूटी लगती है, मतलब आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द इंडिया अगर हमने कोई चीज़ जो है इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें जो टैक्स लगेगा उसको हम बोलेंगे कस्टम ड्यूटी। और सेल्स टैक्स जो है वो हमारा कोई भी चीज़ अगर आप सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा तो उसको बोलेंगे हम क्या, सेल्स टैक्स, ठीक है, चीज़ें समझ आई। और हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, इनकम टैक्स जो है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, वो जिस बंदे पे टैक्स लगता है वही बंदा जाकर के उसको पे करता है, ठीक है। विच लॉ इज नोन एज अ लॉ ऑफ गैलीलियो, आपको बताना है लॉ ऑफ गैलीलियो जो है वो किसको बोला जाता है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ है। तो फर्स्ट लॉ जो है मोशन का उसको बोला जाता है लॉ ऑफ गैलीलियो, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, और फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन का वो क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है हमारा इनर्शिया की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। अब इनर्शिया क्या चीज़ होती है, देखो कोई भी बॉडी, अगर आप किसी रूम में आपने एक बॉल रखी है, मतलब एक रूम है, एक टेबल है, उसके ऊपर आपने एक बॉल रखी हुई है, अगर ये बॉल इस तरह से पड़ी हुई है तो ये अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगी, तो इसी की चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जहाँ पे अगर कोई बंदा जो है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ जो है वो हमें फोर्स की डेफिनेशन को जो है वो डिफाइन करता है। ये बताता है कि फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कितना उसका मास है प्लस उसने कितना एक्सेलरेट करा, दैट इज इक्वल्स टू द फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन को डिफाइन करता है कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है फोर्स लगेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अगर हम थर्ड लॉ की बात करें, थर्ड लॉ कहता है कि जब तक कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप किसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वो आपके ऊपर भी लगेगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे हम स्विमिंग करते हैं, जो स्विमर होता है वो क्या करता है, वो पानी को बैकवर्ड करता है और पानी जो है उसको फॉरवर्ड करता रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वो यहाँ पर लग रही है, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना, ये दो अलग अलग बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। जैसे कि आप पानी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और पानी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, दो अलग अलग बॉडी पे जो है यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ओके, ये समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, डायमंड शाइन जरूर। आपको बताना है कि डायमंड जो है वो किसकी वजह से शाइन करता है, तो डायमंड जो है वो शाइन करता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि ये हमेशा डेंसर मीडियम से जो है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जो है यहाँ पर लाइट ट्रैवल करनी चाहिए, पहला बात तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से जो है वो बड़ा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारी जैसे यहाँ से लाइट ट्रैवल करिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, और उसकी वजह से क्या होता है जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाता है वो वापस जो है डेंसर मीडियम में चल जाते हैं, फिर वो डेंसर से रेडियो चलते हैं, डेंसर इस तरह से जो चलते रहता है। जैसे कि हमारा यहाँ ऑप्टिकल फाइबर में भी ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। हमारे जो स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं, हमारा जो डायमंड है वो ट्विंकल करता है। दिस इज ऑल ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन भी आपको पता है, रिफ्लेक्शन मैंने कल ही बताया था। रिफ्लेक्शन जो होता है हमारी बैंड जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्टिंग बैक हो जाती है हमारी लाइट, दैट इज अ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है ये आपको पता है कि बैंडिंग हो जाती है लाइट की, जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है, तो बैंडिंग ऑफ द लाइट दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। और डिस्पर्शन जो है वो हमारी विबग्योर जो है, ये हमारे 7 कलर्स होते हैं जिसमें लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन जैसे हमारी होती है। न्यूक्लियस ऑफ द एटम वाज डिस्कवर्ड बाय, आपको बताना है कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। ओके, तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिस्कवर किया गया था बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें जिसको पता लगा कि एक जो सेंट्रल मास जो है हमारे एक एटम के अंदर वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। उसके बाद बाकियों के बारे में बात करते हैं। जे थॉमसन जो है इन्होंने डिस्कवर किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये अगर हमारा एक एटम है, ठीक है, इसके अंदर बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और इसके आगे पीछे जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज होंगे। उसके बाद गोल्डस्टीन जो है इन्होंने डिस्कवर किए हैं प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स जो है हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। और चैडविक जो है इन्होंने डिस्कवर किया हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है जो हमारे न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज अ सनशाइन विटामिन, आपको बताना है कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको सनशाइन विटामिन बोला जाता है, ठीक है। तो सनशाइन, आपको पता होगा कि विटामिन जो है वो दो तरह के हैं। एक है हमारे वाटर सॉल्युबल जो है वो है विटामिन बी, और विटामिन सी जो है ये हमारे वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फैट सॉल्युबल की, फैट सॉल्युबल जो है वो हमारे ए, डी, ई और के, ए, डी, ई के जो है ये सारे विटामिन जो है ये हमारे क्या है, ये हमारे फैट सॉल्युबल है, ठीक है। बात करते हैं सनशाइन विटामिन की। सनशाइन विटामिन जो है ये हमारा विटामिन डी है, और ये हमारी बॉडी में खुद प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हमारी सनरे से जो है ये प्रोड्यूस होता है यहाँ पर विटामिन डी, ठीक है। ओके, विटामिन डी को जो है वो
क्लोरोकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, ठीक है, ये नाम भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लोरोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। सनशाइन विटामिन होता है, ठीक है, सनरेज से हमें मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी डेफिशिएंसी से जो है क्या हो जाता है, रिकेट्स जो है नाम की बीमारी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है। विटामिन ए की बात की जाए, विटामिन ए का जो नाम है वो है रेटिनोल, ठीक है, रेटिनोल है। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है वो क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हो जाती है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। उसके बाद करते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 जो है वो थायमाइन है, ठीक है, थायमाइन है। और ये हमारा विटामिन बी जो है ये हमारा वाटर सॉल्यूबल है, और इसकी कमी से जो है वो हमें बेरी बेरी डिजीज़ जो है वो हो जाता है, ठीक है। ओके, विटामिन सी जो है ये हमारा क्या है, विटामिन सी जो है ये हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसकी डेफिशिएंसी से जो है कौन सा डिजीज़ होता है, स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी जो है वो हो जाता है। सिट्रस फूड में जो है विटामिन सी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल ऑफ यूक्रेन। आपको बताना है, आई थिंक इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। ओके, कैपिटल ऑफ यूक्रेन जो है वो क्या है, कीव जो है वो कैपिटल है यूक्रेन की, ठीक है। बात करते हैं मॉस्को की, मॉस्को इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया। अंकारा की बात करें, अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की, ठीक है। और मैड्रिड की बात की जाए तो मैड्रिड जो है वो कैपिटल किसकी है, स्पेन की, ठीक है। तो आई होप आज के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।